हाय फ्रेंड्स। आप देख रहे हो न्यूज़ पॉइंट। मैं आपका दोस्त राशिद, आई एम रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, हमने बचपन में कई कहानियां सुनी है और हमें पता है कि हर कहानी में एक विलन होता है। तो इस फाइनेंशियल जर्नी में भी हमारे एक विलन है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन होता क्या है? तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ये वो रेट होता है जिस रेट से आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो महंगे हो जाते हैं। यानी आपकी जो परचेजिंग पावर है, वस्तुओं को खरीदने की जो क्षमता है, वो आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर हम इसको एग्जाम्पल लेके समझे तो आज समझो 100 रुपये में मैं 10 चॉकलेट खरीद रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ सालों के बाद सिर्फ 8 खरीदी करूँ या कुछ सालों के बाद सिर्फ 5 ही खरीद पाऊँ। तो ये जादू से नहीं होता है, ये होता है उस राक्षस की वजह से जिसको हम लोग ने क्या कहा है? इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन आने की वजह क्या हो सकती है? तो एक वजह हो सकती है कि डिमांड का इंक्रीज होना। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड का इंक्रीज होना, जबकि उनकी सप्लाई कांस्टेंट रहती है। जैसे कि मान लो अभी आम का सीज़न आ गया, लोगों ने आम खाना शुरू कर दिया, लोगों ने आम की डिमांड बढ़ा दी, बट सप्लाई तो नहीं बढ़ी। तो उसकी वजह से प्राइजेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरी एक वजह हो सकती है कि राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी अगर वस्तु बनाने की कीमतें, मतलब कच्चे जो रॉ मटेरियल्स है वही अगर महंगा हो जाएगा तो चीज़ें भी महंगी हो जाएगी। मसलन अगर हम लोग ले लें कि पेट्रोल अगर बढ़ गया, पेट्रोल डीजल अगर बढ़ रहा है, भले हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, हमारे पास टू व्हीलर नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है, बट फिर भी उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे होता है। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल डीजल बढ़ गया यानी ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, तो फिर आपके वेजिटेबल्स महंगे हो गए, फ्रूट्स महंगे हो गए, जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट आ गया वो सब महंगा हो गया। फिर एक वजह हो सकती है एक्सेसिव मनी सप्लाई। यानी अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से फिर प्राइजेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिनके वजह से प्राइस बढ़ती है और जिनके वजह से इन्फ्लेशन आने के चांसेस बनते हैं। तो ये इन्फ्लेशन हमारी ज़िंदगी में क्या असर करता है? क्यों हमको इस इन्फ्लेशन की कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है? तो एक तो जैसे हम लोगों ने उस एग्जांपल में देखा कि हमारी परचेसिंग पावर को क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे कि मैं 100 रुपये में 10 चॉकलेट आज खरीद रहा हूँ, कुछ सालों के बाद 8 ही खरीद पाऊँ और कुछ सालों के बाद शायद से 5 ही खरीद पाऊँ। तो वो मेरे परचेसिंग पावर को क्या करेगा? कम कर देगा। दूसरी चीज़ है, अगर चीज़ें महंगी हो जाएगी तो मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मेरे खर्चे बढ़ेंगे। ठीक है? अगर खर्चे बढ़े तो इसका मतलब है आपकी सेविंग्स कम होगी, और जहाँ पे सेविंग्स कम हो रही है वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो इसीलिए इस इन्फ्लेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इन्फ्लेशन को हमको कंसिडर करना ही चाहिए। हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब हमको, अगर हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखें तो 2020 में पेट्रोल करीबन 25 रुपये लीटर आया करता था। अब 105 से 106 रुपये आ रहा है। जो दूध हमको 15 रुपये लीटर मिला करता था अब 60 रुपये के करीब है। तो 30 रुपये में मूवी टिकट हम खरीदा करते थे, अब 300 रुपये की मूवी टिकट आ जाती है। तो ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। और जो इन्फ्लेशन हम बात कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट ड्रिवन इन्फ्लेशन है, जो 5, 5.5, 6% के बीच में होता है। क्योंकि हम इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो हमारे यहाँ पे ये जो इन्फ्लेशन है ये करीबन 5 से 6% के बीच में माना जाता है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ये इन्फ्लेशन कहीं ज़्यादा है। स्पेसिफिकली अगर हम एजुकेशंस में देखें, हॉस्पिटल्स में देखें, मेडिकल्स में, तो ये सारे इन्फ्लेशन करीबन 10-10% के आसपास चलते हैं। तो ये इन्फ्लेशन को हमको इग्नोर नहीं करना है, इसको समझ के ही चलना है हमको। दोस्तों, अगर इसको इसको हमको हराना है तो हमको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब इन्वेस्टमेंट के 2 रूट हो सकते हैं। एक तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर आप सेविंग अकाउंट में या एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न आएंगे। उससे कम हो सकते हैं, उससे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, बट उससे वेल्थ जनरेट नहीं होगी। अगर वेल्थ जनरेट करनी हमको तो थोड़ी सी रिस्क लेनी होगी, फिर हमको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करनी होगी। या अगर आप समझदार हो, आपको बहुत सी चीज़ें समझती है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
तो ये कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, ठीक है, बट इसके अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स भी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर मैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हूँ, मैं खाली एफडी और बैंक्स में मतलब सेफ मानता हूँ और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग समझने के लिए इलस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए हमने कुछ नंबर सामने रखे हैं। तो जैसे 2020 में मानो कि बैंक रेट जो होता था 6% हुआ करता था और उस समय इन्फ्लेशन का रेट था 5.5%। तो नेट नेट मेरे हाथ में कितना आ रहा था? सिर्फ आधा परसेंट। मतलब देखो, अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट 6% आ रहा है, मतलब 106 रुपये मुझे बैंक दे रही है। और वो 106 रुपये लेके जब मैं मार्केट में चला जाता हूँ, तो जो कल 100 रुपये में आ रही थी चीज़, इन्फ्लेशन की वजह से आज 105 रुपये 50 पैसे में आ रही। यानी मैं कितने बचा पाया? 50 पैसे ही तो बचा है मैंने। 2024 में बैंक रेट अगर 5.5% हम माने और इन्फ्लेशन 6.5% को माने, तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं, उल्टी मेरी जो वेल्थ है उसको मैंने गंवाया ही है। तो दोस्तों, ये जो एफडीज़ है, बैंक सेविंग्स है, ये सेफ हो गए, बट इससे वेल्थ जनरेट नहीं होगी। वेल्थ जनरेट करने के लिए हमको अलग अलग थोड़ा सा रिस्क लेके जो इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पे करनी होगी। जैसे आप इक्विटीज़ में कर सकते हो, रियल इस्टेट में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, ठीक है। तो हमको ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि इन्वेस्टमेंट को क्या करे, बीट करे। फिर एक ये तो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, थोड़ी सी हम लोग रिस्क ले रहे हैं। तो अगर रिस्क को कम करना है तो इन पोर्टफोलियो को मुझे क्या करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा। तो कुछ एक्सपर्ट्स की मदद से हमको ये पोर्टफोलियो को हम बिल्डअप कर सकते हैं। और ये इन्फ्लेशन चेंज होता रहेगा, कोई कांस्टेंट इन्फ्लेशन का रेट नहीं होता है, जैसे 5% 6% ऐसे कुछ नहीं होता है। वो तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। तो हमको भी रेगुलरली रिव्यू करना है, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमको हमारे पोर्टफोलियो को एडजस्ट करवाना होगा। अब ये जो सारी बातें की ना हमने दोस्तों, ये करीबन थियोरेटिकल है, और आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो आई ओपनर हो सकती है आपके लिए। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे लाइफ में क्या चेंज, मतलब क्या इम्पैक्ट करता है। मान लो दोस्तों, हर एक का सपना होता है, मेरा भी एक सपना है कि मेरे को 15 साल के बाद 1 करोड़ का वेल्थ जनरेट करना है। 15 साल के बाद मेरे अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, ये मेरा सपना है। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा यूट्यूब वूट्यूब देखा, यहाँ वहाँ लोगों के पोर्टफोलियो देखे और कुछ म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू कर दी। और सब कैलकुलेशंस, मुझे लगा चलो इतना इतना कर लूँगा, 12% के हिसाब से इतना इतना आ जाएगा, तो इतने सालों के बाद 15 सालों के बाद मेरे 1 करोड़ बन जाएंगे। पर कभी हमने उस 1 करोड़ को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखने की कोशिश की है? चलो हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लो दोस्तों, मैंने बोला कि मुझे चाहिए 1 करोड़, ठीक है, मुझे चाहिए 1 करोड़। हम लोग इन्फ्लेशन को पकड़ लेते 5.5%, और मैंने बोला मुझे 15 साल के बाद चाहिए। अरे भाई, ये तो 44,79,000 मोटा मोटा आ गए। यानी जो 1 करोड़ में कर रहा था, 15 साल के बाद उसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, खाली 44,79,000, यानी आधा करोड़ भी नहीं। तो इन्फ्लेशन को अगर आप इग्नोर करोगे तो आपकी रियलिटी और आपके जो एक्सपेक्टेशन है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। तो है ना ये इल्यूजन टू रियलिटी वाला बात। हम तो सपने में खाली 1 करोड़ पकड़ के चल रहे थे, बट इन रियलिटी हमको खाली 44,79,000 आएगा। तो जब भी हमको इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी होगी, हमको इन्फ्लेशन के बारे में सोचना होगा। तो किस तरह से सोचना है, सही एंगल क्या है? देखो दोस्तों, मुझे चाहिए 1 करोड़, 5.5% का इन्फ्लेशन मैंने पकड़ लिया, और मैंने पकड़ा के 15 साल के बाद चाहिए मुझे। यानी 15 साल के बाद एक्चुअली मुझे चाहिए 2 करोड़ 23 लाख मोटा मोटा। तो जब 2 करोड़ 23 लाख हो गए, तब वो मैं आज के 1 करोड़ पकड़ रहा हूँ। तो इन्फ्लेशन को अगर इग्नोर करोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा हमको। तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि ये हम कभी सोचते ही नहीं थे, इन्फ्लेशन को कभी हमने कंसिडर ही नहीं किया, और बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट
की टिप्स लेके हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते। तो दोस्तों मुझे क्या कहना था कि अगर हम घर बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या प्लम्बर का काम भी हम ही करते हैं पैसा बचाने के लिए? तो इलेक्ट्रिशियन भी हम ही बन जाते हैं क्योंकि पैसा बच जाएगा? नहीं करते ना हम क्या करते, हम अपना जो काम है, तो जिसमें हम एक्सपर्टीज़ है हमारी, हम उसको करते, कुछ पैसे वहाँ से कमा के लाते और ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं इनके हाथ में देते। तो बस ये थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम कई बार ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट में हमको कंसिडर करने होते हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे मैं कोई मतलब मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीमार पड़ने पे डॉक्टर के पास ही जाना होता है, वो हम नहीं कर सकते। गूगल हमारी मदद नहीं कर सकता मेडिकल केस में। तो थोड़ा सा एक्सपर्ट से बात करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, हमारे समय में हम मतलब क्रिकेट का जो भगवान माना जाता था वो सचिन तेंदुलकर है, आज भी हमारे लिए। तो गॉड ऑफ क्रिकेट बोल के सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है। अब गॉड के ऊपर क्या होता है? कुछ भी तो नहीं। होता है क्या गॉड के ऊपर कुछ? आप ही बताइए। कुछ है गॉड के ऊपर? पर उस गॉड का भी एक मेंटर था और उस गॉड ने कभी डिनाई नहीं किया उस चीज़ को कि मेरा भी कोई मेंटर है। तो यार हम क्यों हिचकिचाहट कर रहे हैं किसी के एडवाइस लेने में? 4 पैसे बचाने के लिए कितने तो गलत चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब आप आप किसी एक्सपर्ट से बात करो, उनसे आपके गोल के बारे में बोलो, आपकी रिस्क को समझो और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर दो। एक प्रोसेस बिल्डअप करो, फिर उस प्रोसेस को ही ट्रस्ट करो। मार्केट यहाँ वहाँ कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, हमारे प्रोसेस पे हमको भरोसा होना चाहिए, हमारे एडवाइज़र पे हमको भरोसा होना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट पे हमको भरोसा होना चाहिए। मैं यहाँ का वहाँ नहीं होऊँगा। अगर वो एक्सपर्ट आपको वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, कुछ वैल्यू एडेड नहीं हो रहा है, तो फिर आप एक्सपर्ट की बात इग्नोर कीजिए। बट अगर वो हमको ये सब समझा रहा है, बता रहा है, तो हमको उसकी सलाह लेनी चाहिए, उससे उसकी बातें माननी चाहिए। दूसरी एक चीज़ है दोस्तों कि कई बार मुझे बोला जाता है कि आपके वीडियो क्वालिटीज़ पुअर होती है या साउंड क्वालिटी पुअर होती है। पर इसमें मुझे एक बात अच्छी लगती है कि कोई ये नहीं बोलता कि कंटेंट क्वालिटी पुअर होती है। और मेरा बेसिक जो एम है वो यही है कि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट को लेके सोचने के तरीके हैं, उसको बदल सकूँ मैं। छोटे से छोटे आदमी को भी इन्वेस्टमेंट सिंपल लगे या कुछ कॉम्प्लिकेटेड लोग मतलब मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, अगर किसी को समझाना है तो चीज़ों को आसान करो। अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो चीज़ों को थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट करो। तभी तो लोग इम्प्रेस होंगे आपसे। और मुझे इम्प्रेस नहीं करवाना है किसी को। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप हर एक को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं, ये बहुत ईज़ी है। इसको ईज़ी वे से अगर किसी को समझाए तो किसी की ज़िंदगी बन सकती है। बस ये एक ही इंटेंशन होते हैं मेरे वीडियो बनाने के कि इन्वेस्टमेंट को ईज़ी करो। दोस्तों मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो सेल्स ये मेरा मेन मोटो है। लेकिन अभी ये ज़रूरी नहीं कि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो उस वीडियो से आप मुझे सेल्स दोगे। बट मैं यही चाहता हूँ कि इससे शायद से आपके सपने पूरे हों। तो ऐसे कंटेंट बनाने की मेरी कोशिश रहेगी। कंटेंट्स अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। उनको भी बोल देना कि क्वालिटी से थोड़ा-सा मतलब साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी से थोड़ा एडजस्ट कर ले, कंटेंट्स अच्छे हो गए। अगर अच्छे लग रहे इसीलिए तो आप शेयर कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट्स में लिखिए। अच्छा लगा है तो वो भी लिखिए, बुरा लगा है तो वो भी लिखिए। थैंक यू सो मच सर।